ये है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो है कि बात हुई कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जीवों का, उनके क्लासिफिकेशन से मतलब कि उन्हें बांटने को लेकर हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। जैसे कि चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें क्लासिफिकेशन या फिर चीज़ों को बांटने से क्या लाभ होता है या फिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। जैसे कि इसका हम सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, एक बड़ी बुक शॉप के से एग्जांपल देते हैं। बड़ी सी बुक शॉप है, उसमें हम लोग जाते हैं, किसी भी कोई आया कह दिया कि भैया मुझे क्लास 11th की बुक दीजिए या फिर क्लास 12th की बुक दीजिए या फिर रफ दे दीजिए, पेन दे दीजिए या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक दे दीजिए। तो वो शॉपकीपर क्या करता है कि जाता है किसी रैक में से किसी कहीं जहाँ रखा रहता है वहाँ से जल्दी से लाता है और दे देता है। उसमें एक्चुअल में उसमें क्या किया गया है, उसमें अलग अलग बुक को, जो अलग अलग सेक्शन की बुकें हैं, अलग अलग बुक को, रफ को, फेयर को, स्पायरल वाली कॉपियों को अलग अलग जगह व्यवस्थित करके रखा गया है, इससे ये होता है कि चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है। आसानी से गया, जल्दी से निकाल के आपको दे दिया, फिर दूसरा कस्टमर आया, कस्टमर को डील करने से काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल ये देख लिया। फिर दूसरा देख लेते हैं, किसी सब्जी वाले भैया के पास जाइए। अगर हम सब्जी वाले भैया के पास जाते हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, कहते हैं, वहाँ पे भी देखेंगे तो अब देखो ध्यान देने वाली बात है, ऐसे ही चीज़ों को सीखा जाएगा। जैसे कि किसी हम लोग शॉपकीपर के सब्जी वाले भैया के पास जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं, देखेंगे तो टमाटर अलग रखा है, प्याज अलग रखी है, मिर्चा अलग रखा है, नींबू है वहाँ पे, और तरह तरह की सब्जियाँ जो हैं, सूखी सब्जी या फिर जितनी भी चीज़ें हैं अलग अलग रखी गई हैं, उनका एक वेट करने वाली मशीन अलग रखी गई है। तो ये देखेंगे एक तरह का ये भी क्लासिफिकेशन है। देखेंगे तो ये भी एक तरह का सब्जियों का क्लासिफिकेशन किया गया है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो सीजनल सब्जियां हैं वो सस्ती हैं, और जो है कि सीजन को क्रॉस कर गई कुछ सब्जियां महंगी हैं, इससे ये भी पता चल जाएगा हैं। और जल्दी से उसे हैंडल, ऐसा भी हो सकता है कि कई सब्जियां एक साथ मिक्स हैं और दो अलग अलग सब्जी खरीदने आए तो उसमें ढूंढने में ही समय लग जाए। यानी कि ओवरऑल ये सब बताने का मेरा मतलब है कि अगर चीज़ें क्लासीफाई रहेंगी तो उसे हैंडल करना, उसे अपने ढंग से जैसे कि इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। उसी तरह जो है कि इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे कि जो है कि ऑर्गेनिज्म से जब से विकास हुआ है तब से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आए हैं, कैसे कैसे चीज़ों को अभी तक हम लोग जो देखते हैं इतनी आसानी से कि ये प्लांट मेडिसिनल प्लांट है, ये एनिमल हार्मफुल है, ये पॉइजनस स्नेक है, इन सभी चीज़ों का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है हम लोग शुरू से देखेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है, देखिए, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सभ्यताओं की शुरुआत हुई है, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए ढेर सारे अटेम्प्ट या फिर ढेर सारे प्रयास किए गए हैं। इट वाज डन इंटेंसिवली, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये इंटेंसिवली किया गया है, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक। इसमें उस समय का जो पहले का क्लासिफिकेशन हुआ है, जो पुराने समय का क्लासिफिकेशन हुआ है, उसमें जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें किसी तरह का कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं फिक्स किया गया था, कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, किसी तरह का जो साइंटिफिक क्राइटेरिया, नॉट यूजिंग साइंटिफिक क्राइटेरिया, किसी भी तरह का साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं इस्तेमाल किया गया था, हैं। बट बॉर्न आउट ए नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूजेस फॉर फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। हाँ, उस समय जो है कि चीज़ों को केवल फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के आधार पे, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसे केवल फूड के रूप में लिया जाता था, ऐसा बताया गया कि ये चीज़ें फूड के रूप में ली जाएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे शेल्टर छिपने के लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसे क्लॉथिंग के लिए कहकर इस्तेमाल किया जाने लगा। और यहाँ इससे लोगों को ये पता हो गया कि देखिए, क्लासिफिकेशन जैसे ही हुआ, अब एक बार इमेजिन करिए, क्लासिफिकेशन जैसे हुआ उस तरह क्लासिफिकेशन होने से लोगों को आसानी से पता चल गया कि ये चीज़ें हैं जिसे फूड के रूप में इस्तेमाल करना है, 10 तो चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हैं जिसे क्लॉथिंग के रूप में इस्तेमाल करना है और इसे शेल्टर के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसे जब क्लासिफिकेशन कर दिया गया तो चीज़ों को हैंडल करना आसान हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई पर्सन है जाकर कोई पॉइजनस थिंग्स को या फिर पॉइजनस चीज़ को खा ले रहा है जिससे उसकी डेथ हो जा रही है, ऐसा न हो, इससे बचने के लिए जो है कि क्लासिफिकेशन किया जा चुका है। कुछ चीज़ों को फूड के आधार पे, कुछ को शेल्टर और कुछ को क्लॉथिंग के आधार पे।
और हाँ, ये जो पहले का क्लासिफिकेशन है इसमें जो है कि कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया इस्तेमाल नहीं किया गया, बस कर दिया गया तो कर दिया गया। जो सबसे पहले साइंटिफिक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम हुआ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट, अरिस्टोटल ही सबसे पहले हुए टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाले जो सबसे अर्लीस्ट साइंटिस्ट हुए वो हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चीज़ों को साइंटिफिक बेसिस दिया, कुछ साइंटिफिक बेसिस, कुछ तार्किक ढंग से चीज़ों को क्लासीफाई किया है। उन्होंने ही यूज़ सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट को उन्होंने क्लासीफाई करने के लिए केवल सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है कि देखकर, उनकी मार्फोलॉजी देखकर, यानी कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मिडिल साइज़ का है, यानी कि न बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। केवल साइंटिफिक बेसिस क्या रहा, केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर अरिस्टोटल ऐसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने वाले वैज्ञानिक हुए या फिर साइंटिस्ट हुए। उन्होंने प्लांट को बांटा ट्री में, हर्ब में और सर्ब में। उन्होंने प्लांट को, जितने भी प्लांट थे उनको एक विशेष कैटेगरी दी, ट्री, हर्ब और सर्ब, ये 3 कैटेगरी, एक क्लासिफिकेशन होना चालू हो गया है। ये देख रहे हैं, ऐसे ही क्लासिफिकेशन हुआ। जो सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया और वो केवल सिंपल मार्फोलॉजिकल पे आधार था और उसमें प्लांट्स को जितने भी प्लांट्स थे उसमें ट्री, हर्ब और सर्ब में बांट दिया गया। ठीक है। ही आल्सो डिवाइड एनिमल्स, उन्होंने प्लांट को एनिमल को भी डिवाइड किया। कुछ एनिमल ऐसे हुए, उन्होंने जब स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें रेड ब्लड है और कुछ एनिमल में रेड ब्लड नहीं है, तो उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुपों में बांटा। ही आल्सो डिवाइड्स एनिमल्स को बांटा 2 ग्रुपों में। जैसे कि एक ग्रुप ऐसा उन्होंने बनाया कि एक ग्रुप ऐसा है जिसमें रेड ब्लड्स हैं और रेड ब्लड हैं, एक ग्रुप में रेड ब्लड वाले एंड दोज डिड नॉट, और दूसरे वाले जो हैं जिनमें रेड ब्लड नहीं है। इस तरह एनिमल का क्लासिफिकेशन भी हो गया। एनिमल का क्लासिफिकेशन ये हुआ कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें रेड ब्लड हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें रेड ब्लड नहीं है। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इतना जो पढ़ा है उसमें इतनी बात पता चली है कि पहले साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट थे वो हैं अरिस्टोटल। उन्होंने सभी प्लांट को 3 कैटेगरी में भागों में बांटा, ट्री, हर्ब और सर्ब में। और उससे पहले का जो क्लासिफिकेशन हुआ था बस केवल हमारी नीड के हिसाब से हुआ था, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के आधार पे। उसके समय के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर बढ़ती गई। हमारा जो बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो है कि बढ़ता गया। उसी समय आया 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि अब केवल 2 ही किंगडम, 2 अलग अलग किंगडम या फिर ग्रुप्स ही रहेंगे। और उसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लीनियस। इन लीनियस टाइम ए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमिलिया किंगडम वाज developed that includes all plants and animals respectively. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखने वाले साइंटिस्ट का नाम रहा लीनियस ने सभी प्लांट्स को प्लांटी किंगडम में और सभी एनिमल को एनिमिलिया किंगडम में रखा। सभी प्लांट्स को प्लांटी किंगडम में रखा, सभी एनिमल को एनिमिलिया किंगडम में रखा। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अच्छा, इस क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां भी रहीं। इस क्लासिफिकेशन ने कई चीज़ों को नहीं बता पाया या फिर उसे अलग नहीं कर पाया, उसे छांट नहीं पाया। जैसे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अलग करने वाली बात को नहीं किया, यानी कि इसे नहीं छांटा। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इस पर कोई नहीं बात हुई। जैसे कि जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांटी में रखा और जो एनिमल्स हैं उसे एनिमिलिया में रख के छोड़ दिया गया। न तो यूनिसेलुलर पे बात हुई, न तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बात हुई। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, जिसे फोटोसिंथेटिक प्लांट या फिर ग्रीन एल्गी कहा है, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी पे नहीं बात हुई। नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई पे बात नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वेयर इजीली डन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन, आसानी से किया गया,
एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझा भी गया और आसानी से किया भी गया। यानी कि सभी प्लांट को प्लांट में रख देना और सभी एनिमल को एनिमल में रख देना एक आसान क्लासिफिकेशन हुआ, जिसे समझा जाना भी आसान ही रहा। पर इस क्लासिफिकेशन में न तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में कोई चर्चा, न तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में कोई चर्चा, न तो फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई पे कोई चर्चा हुई। Classification of organisms into plant and animals was easily done and was easy to understand। जो ऑर्गेनिल्स का क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन था, वो आसानी से किया गया और आसानी से समझा जाने वाला था। बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, लेकिन जो है कि ढेर सारे ऑर्गेनिज्म छूट जाते थे। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा गया कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में सेट न तो एनिमल में आ रहे हैं न तो प्लांट में आ रहे हैं, छूट जा रहे हैं। हेंस इस तरह टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वाज यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, अपर्याप्त पाया गया। यानी कि बहुत समय, अगर लंबे समय की बात करें तो उसमें जो कि किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा था उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, और ढेर सारे ऑर्गेनिक छूट जा रहे थे। यानी कि एक लंबे समय बाद उसकी उपयोगिता समाप्त ही हो रही थी। बिसाइड ग्रॉस मार्फोलॉजिकली ए नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी ज़रूरत होने लगी कि अन्य कैरेक्टर को भी इस्तेमाल में लाया जाए, अन्य ढेर सारे कैरेक्टर को भी लाया जाए, जिससे कि हम ऑर्गेनिल्स को अन्य कैटेगरी में भी रख सकें या फिर एक नई कैटेगरी बनी उसमें ही रख सकें। लाइक कुछ और चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वाल को ध्यान में रखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रख के अब जो है क्लासिफिकेशन किया जाए। इस तरह की जो है कि विचार को प्रस्तुत किया गया या फिर इस तरह सोचा गया कि अब देखिए जो क्लासिफिकेशन हो उनमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। एक बार फिर से सेल स्ट्रक्चर का ध्यान, नेचर ऑफ वाल का ध्यान, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाए, हैबिटाट और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रख के अब क्लासिफिकेशन किया जाए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम थ्रू आउट प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। यानी कह रहा है कि ये सब जब हमने ध्यान में रखा तो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगो सेवरल, जो कि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इसमें ढेर सारे समय के साथ बदलाव होते रहे। लेकिन ये जो प्लांटी और एनिमलिया किंगडम है, प्लांट को और एनिमल को रखने वाला जो किंगडम बनाया गया, अलग अलग जो प्लांट को रखने के लिए और एनिमल को रखने के लिए ये जो ग्रुप बनाए गए थे, यानी कि प्लांट इसमें रहेंगे, एनिमल वाले इसमें रहेंगे, ये ग्रुप कांस्टेंट बने रहें। चाहे क्लासिफिकेशन कोई भी आया हो इसके आगे, उसमें प्लांट और एनिमल्स हमेशा कांस्टेंट रहें, हमेशा बने रहें अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। सभी कांस्टेंट थे, हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, ऑल डिफरेंट सिस्टम में कांस्टेंट ही रहे हैं। कौन सा किंगडम कांस्टेंट रहा है? वो रहा है प्लांट और एनिमल किंगडम। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म वी इंक्लूडेड इन दिस किंगडम हैव बीन चेंजेस, द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय द डिफरेंस एंड ओवर टाइम। वही कह रहा है कि समय बदलता गया या फिर समय के साथ साथ नए नए किंगडम आते रहें, जैसे जैसे हमारी चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग या फिर क्लासिफिकेशन को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, समय बढ़ता गया या फिर समझ बढ़ती गई। फिर ये दे रहा है, इसके बाद सबसे बढ़िया जो वन ऑफ बेस्ट क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम आता है वो एंट्री लेता है, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये आता है। इसमें इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम है R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर ने इसे प्रपोज किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि ये चीज़ें अब याद रखने वाली आ गई हैं। ये R.H. व्हिटेकर 1969 में उन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और डिफाइंड बाय हिम क्लासिफिकेशन द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर द नेम्ड। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया, उन्होंने दिया कि
कि उसका अलग अलग नाम है। एक किंगडम है जिसे मोनेरा कहेंगे, दूसरा किंगडम है जिसे प्रोटिस्टा कहेंगे, एक किंगडम है जिसे फंजाई कहेंगे, एक किंगडम जिसे प्लांटी और एक किंगडम है जिसे एनिमिलिया कहा जाएगा। एनिमिलिया कहा जाएगा। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाई हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। हाँ, इस क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि किन बातों को ध्यान में रख कर इसे क्लासिफिकेशन को किया गया, वह है कि सेल स्ट्रक्चर है। हम लोग देखेंगे सेल स्ट्रक्चर को देखते हुए सेल स्ट्रक्चर कैसा है। पहली बात जो ध्यान में रखने वाली है वो सेल स्ट्रक्चर है। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाएगा, रिप्रोडक्शन देखा जाएगा एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहा। उसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो कि याद रखने में आसान करेगी। जैसे कि इस समय अगर हम देखें तो मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें एमआरपी पे होती हैं, सभी चीज़ें एमआरपी पे होती हैं, सभी चीज़ें सीबी सभी चीज़ें एमआरपी पे हैं। यानी कि सेल स्ट्रक्चर पहला ये डिनोट कर रहा है सेल स्ट्रक्चर को, दूसरा बी डिनोट कर रहा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये हैं जो टोटल 5 तो क्राइटेरिया रखे गए हैं। 5 क्राइटेरिया जिसे ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे। वो क्राइटेरिया यही हैं: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और ट्रिक है, इस समय मार्केट में सभी चीज़ें एमआरपी पे मिलती हैं। गिवन ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल 5 किंगडम। ठीक है, देखिए ये जो है कैरेक्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर सेल टाइप क्या है। सेल टाइप देखिए, पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो अलग अलग किंगडम वो देखिए। एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये तो 5 तो इसके हो गए अलग अलग किंगडम। अब देखिए इसमें क्या डिटेल क्या है। कह रहा है कि आप देखिए सेल टाइप में सेल टाइप देखना है हम लोगों को। सेल टाइप मोनेरा के बारे में जो है कि मोनेरा एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगी। यूनिसेलुलर होती है ये, यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर यहाँ पे मोनेरा रहेगा हमारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर होने का मतलब कि जैसा क्लास 9th में ही पढ़े होंगे आप लोग। क्लास 9 में यूनिसेलुलर होने का मतलब कि एक सिंगल सेल रहेगी, वही पूरे लाइफ में जितने भी फंक्शन होते हैं उसे परफॉर्म करेगी। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होने का मतलब कि इसका प्रोकैरियोटिक सेल होने का मतलब कि सेल के जो कुछ कैरेक्टर होते हैं प्रोकैरियोटिक लक्षण वाले, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियाइड कहेंगे, पूरी तरह सेल डेवलप नहीं होगी। उसे मोनेरा किंगडम के अंतर्गत मोनेरा किंगडम में रखा गया है। उसकी सेल टाइप हो गई प्रोकैरियोटिक, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक हो गई। अगर सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल जो है केवल एक किंगडम जिसे कहते हैं एनिमिलिया, इसी में एब्सेंट होगी। केवल एनिमिलिया किंगडम में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल देखिए प्लांट सेल में सबसे बाहर होती है सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और एनिमल सेल में ये जो सेल वॉल है केवल एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। बाकी जितने भी अन्य और बचे 4 किंगडम हैं, 1 2 3 4, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, इनमें सेल वॉल होगी विथ कंडीशन। यानी कि इसमें जो सेल वॉल बनाने के लिए जो
केमिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपाउंड लगे हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर मोनेरा की बात करें तो मोनेरा की सेल वॉल जो है नॉन सेलुलोजिक होगी, यानी कि सेलुलोज इसमें नहीं पाया जाएगा, सेलुलोज नहीं पाया जाएगा, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाएगी मोनेरा में। और ये बनी होगी पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से मिलकर बनी होगी और नॉन सेलुलोजिक होगी। पॉलीसेकेराइड और प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बनी होगी और नॉन सेलुलोजिक होगी। और प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में भी सेम ही कंडीशन, इसमें होगा यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर प्लस होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यहाँ पे भी यूनिसेलुलर मोनेरा भी होगा, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा भी होगा। बस इसमें अंतर ये होता है कि इस किंगडम में जो न्यूक्लियस होगा या फिर सेल जो होगी वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होगी, प्रिमिटिव सेल होगी। और इसमें जो है सेल ये यूकैरियोटिक टाइप की होगी, यूकैरियोटिक टाइप की सेल होगी, यानी कि यूनिसेलुलर होगी सेल, पर वो सेल पूरी तरह से विकसित होगी। और इसमें सेल वॉल होगी प्रेजेंट इन सम, यानी कि मैंने जैसा कि अभी हमने बात की है ये बात की कि एनिमल में ही सेल वॉल एब्सेंट होगी, बाकी सब में बचे जो अन्य 4 किंगडम हैं उनमें सेल वॉल होगी विद सम कंडीशन। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, सेल वॉल तो होगी लेकिन कुछ में ही होगी। प्रोटिस्टा में सेल वॉल होगी लेकिन कुछ में ही होगी। वहीं फंजाई की बात करें तो फंजाई में जो सेल वॉल होगी वो काइटिन से मिलकर बनी होगी, मेनली काइटिन से मिलकर बनी होगी फंजाई की सेल वॉल काइटिन से। वहीं अगर प्लांटी की बात करें तो इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि सेलुलोज से मिलकर बनने वाली सेल वॉल पाई जाएगी। और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी। अगर हम सेल टाइप की बात करें तो केवल मोनेरा की जो सेल है, मोनेरा किंगडम की सेल प्रोकैरियोटिक होगी। बाकी जितनी भी फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया होंगी इसमें सभी में यूकैरियोटिक टाइप की सेल वॉल पाई जाएगी, यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाएगी, यानी कि सेल पूरी तरह से डेवलप होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन यहाँ पे कि ये हो सकता है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल का जो किंगडम है वो बताइए। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल का जो किंगडम है वो हो जाएगा मोनेरा। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूकैरियोटिक सेल के कितने किंगडम हैं। यूकैरियोटिक सेल के अगर विटेकर के अनुसार देखें तो टोटल 4 किंगडम बचते हैं, वो है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। सेल टाइप और सेल वॉल पे बात हो गई। अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि अगर ये सेल है, सेल को कवर करने वाला ये सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे। ये सेल है अगर, तो ये जो न्यूक्लियस को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये देखिए ये किस में प्रेजेंट होगी, किस में नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी आपकी, पहली बात मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल मोनेरा जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का किंगडम है, मोनेरा जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का किंगडम है, इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बाकी जो 4 किंगडम है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी यूनिसेलुलर, ये भी सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि एक सेल ही पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगी। और प्रोटिस्टा की बात करें तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है प्रोटिस्टा किंगडम में। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक टाइप का किंगडम है प्रोटिस्टा, यानी कि यहाँ पे पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेल होती है, यानी कि इसका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है। और फंजाई की बात करें तो फंजाई का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा मल्टी सेलुलर, यानी कि ढेर सारी सेल मिलकर बॉडी को बनाएंगी। मल्टी सेलुलर होगा और लूज टिश्यू, वो सेल जो होंगे वो लूज टिश्यू। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा फंजाई का। ये फंजाई का आगे देखते हैं। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि हमें अलग अलग टिश्यू और अलग अलग बॉडी ऑर्गन देखने को प्लांटी में मिल जाएंगे, प्लांटी का जो किंगडम उसमें मिल जाएंगे। फिर आगे अगर हम बात करते हैं
एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, यानी कि अलग अलग जो किंगडम है वो भोजन को या फिर फूड को कैसे कैसे लेते हैं, कैसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो मोनेरा है, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस एंड हेटरोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। देखिए, कीमोसिंथेसिस होने का मतलब कि जो केमिकल का इस्तेमाल करके जैसे कि कोई केमिकल है उस पर मोनेरा का कोई मेंबर उस पर लग के और उस केमिकल के थ्रू अपने भोजन को बना रहा है या फिर उस केमिकल की हेल्प लेके भोजन को बना रहा है, तो उसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को कीमोसिंथेटिक कहते हैं। फोटोसिंथेटिक मोनेरा के वो मेंबर फोटोसिंथेटिक कहलाएंगे जो सन की प्रेजेंस में अपने भोजन को बनाते हैं, उन्हें फोटोसिंथेटिक कहते हैं। फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक में दो होते हैं, एक होता है सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक यानी कि सड़ी गली चीज़ों से अगर भोजन को बना रहा है उसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सैप्रोफिटिक कहते हैं। और पैरासिटिक यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होकर अगर भोजन को ले रहा हो तो उसे पैरासिटिक कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं इसमें मोनेरा में किस तरह का। ये तो ऑटोट्रॉफिक होंगे पहली बात, यानी कि अपना भोजन खुद बनाएंगे। पहली बात कीमोसिंथेटिक होंगे। सिंथेटिक होने का मतलब कि केमिकल डिपेंडेंट होंगे। किसी केमिकल से अपना भोजन अगर बना रहे हैं या फिर उसकी हेल्प से अपना भोजन बना रहे हैं तो ऐसों को हम लोग कहते हैं कीमोसिंथेटिक हो गया। फोटोसिंथेटिक, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन बना रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक कहते हैं। और तीसरा है हेटरोट्रॉफिक में दो ठो आ जाएगा। एक सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक यानी कि सड़ी गली चीज़ों से ऑर्गेनिक मैटर से अगर भोजन ले रहे हैं, सड़ी गली चीज़ों से अगर भोजन ले रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिक को सैप्रोफिटिक कहते हैं। पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिक पैरासिटिक कहलाएंगे अगर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं और भोजन बनाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासिटिक कहते हैं। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोनेरा हो गया प्रोटिस्टा के मेंबर भी ऑटोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। मोनेरा भी ऑटोट्रॉफिक है, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक है। इसमें ऑटोट्रॉफिक का कौन कौन सा मोड है? इसमें फोटोसिंथेटिक है, यानी कि लाइट की उपस्थिति में भोजन को बनाएंगे। लाइट की उपस्थिति में भोजन बनाने वाले होंगे वो प्रोटिस्टा हैं। और एंड हेटरोट्रॉफिक यानी कि हो सकता है इसके कुछ मेंबर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और फंजाई की बात करें, फंजाई में केवल और केवल एक ही तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जा रहा है, वह हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जा रहा है। हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि या तो वो सड़ी गली चीज़ों से भोजन ले रहे हैं सैप्रोफिटिक, या फिर पैरासिटिक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर से भोजन ले रहे हैं। ऐसे इसमें सैप्रोफिटिक अगर सड़ी गली से लेते हैं तो पैरासिटिक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं तो उसे पैरासिटिक कहते हैं। और ये दोनों आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। और आगे देखें, अगर प्लांटी की बात करें, प्लांटी भी ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में कौन सी तरह का? ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है। प्लांटी केवल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में ही भोजन बनाएगा। और ये एनिमिलिया की बात करें तो ये होते हैं हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक सैप्रोफिटिक सड़ी गली चीज़ों से लेने वाले भोजन, होलोजोइक पूरी तरह से जैसे भोजन को निगलने वाले होंगे होलोजोइक। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी पाया जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं ये हो क्या रहा है। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी नाम के 5 किंगडम बनाए गए। 5 किंगडम, और इसका जो बेसिस था यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये
इसका बेसिस द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो रहा, इसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा वो ये था कि सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेल स्ट्रक्चर पहली क्राइटेरिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशन देखिए, इवोल्यूशन कहाँ से किससे इवोल्यूशन हुआ है, फिर किससे उससे क्या बना है, फिर उससे क्या बना है, ये भी देखिए। ये सब क्राइटेरिया रखते हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने 1969 में प्रपोज किया। ठीक है, हम लोगों ने उसके बाद देखा है, उसके बाद हम लोगों ने सेल टाइप देखा है। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है, ये प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक टाइप होता है, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक और एनिमलिया यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल केवल एनिमलिया में एब्सेंट होती है, बाकी चारों में सेल वॉल होती है विद कंडीशन। अगर मोनेरा की बात करें तो इसमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है मोनेरा। अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें जो है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है इन सम। फंजाई की बात करें तो इसमें काइटिन की बनी सेल वॉल होती है। और अगर हम बात करते हैं प्लांटी में सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल मोनेरा में एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है इसमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। फंजाई में मल्टी सेलुलर होगा विथ लूज टिश्यू के रूप में, और प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन, और एनिमलिया में जाते जाते टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने अभी देखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है कि जो क्लासिफिकेशन का अगला सिस्टम दिया गया वो है 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कार्ल वूस। कार्ल वूस होते हैं जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया। यहाँ पे एनसीईआरटी से बाहर का नहीं कह सकते हैं, चीज़ें उसी में दी गई हैं। कार्ल वूस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उसमें इन्होंने मोनेरा को 2 क्लास में बांट दिया। एक क्लास था आर्की बैक्टीरिया का, एक क्लास हुआ आर्की बैक्टीरिया का, आर्की बैक्टीरिया का, एक क्लास हुआ बैक्टीरिया का। CTR है, यानी कि मोनेरा को 2 क्लास में बांटा। बाकी जो R.H. व्हिटेकर जो दिए थे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें से बचे 4 किंगडम वैसे ही, यानी कि ये 4 किंगडमों को डोमेन नंबर 3 में रखा यूकैरियोट्स को। डोमेन नंबर फर्स्ट में आर्की बैक्टीरिया, डोमेन फर्स्ट में आर्की बैक्टीरिया हो गया, डोमेन सेकंड में आपका बैक्टीरिया, और डोमेन थर्ड में सभी के सभी जो हैं कि यू बैक्टीरिया या फिर नहीं सॉरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने थे वो सभी तीसरे डोमेन में आए। इस तरह जो है कि 3 डोमेन सिस्टम आया। 3 डोमेन सिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम कार्ल वूस था। इन्होंने मोनेरा को 2 क्लास में या फिर 2 अलग अलग डोमेन में बांट दिया। डोमेन नंबर फर्स्ट जिसमें इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को रखा, जितने भी पुराने बैक्टीरिया हैं उन्हें रखा। और डोमेन नंबर सेकंड में इन्होंने रखा बैक्टीरिया को, और डोमेन नंबर थर्ड में रखा जितने भी यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें डोमेन नंबर 3 में रखा। और यूकैरियोटिक जो है डोमेन नंबर 3 में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा, जिसमें प्रोटिस्टा, मोनेरा तो चला गया, 2 ठो उसका अलग डोमेन बन गया। इसमें तीसरे डोमेन में प्रोटिस्टा वाला किंगडम आ जाएगा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, यानी कि 4 ठो यहाँ से आ गए और 5-6 इस तरह जो है कि 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी हुआ। इसी को 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा गया है। यही 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है और 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जा रहा है। जैसे कि इसमें देखिए क्या लिखा है, 3 डोमेन सिस्टम हैज़ आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। मोनेरा को 2 डोमेन में बांटने की बात की गई है, यानी कि मोनेरा में जितने ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें 2 डोमेन में रखा जाए। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम, और जितने भी अन्य यूकैरियोटिक किंगडम हैं, जितने अन्य 4 यूकैरियोटिक किंगडम हैं, इन्हें इन द थर्ड डोमेन, तीसरे डोमेन में रखा जाए। एंड देयर बाई 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। यू विल लर्न अबाउट द सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लास। कह रहा हायर क्लास में जब स्टडी की जाएगी तो
इस के बारे में डिटेल जानकारी ली जाएगी। लेट अस लुक द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखेंगे टू अंडरस्टूड द इशू, और उस इशू पे बात करेंगे जिससे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम था, देखेंगे ये जो पहले का अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये जो पुराना वाला अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें पुराने वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या कमियां रह गई या फिर क्या हुआ था उसे देखते हैं। पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, फंजाई और मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को अंडर प्लांटी किंगडम में ला के रख दिया गया था। पहले की क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांटी में ला के रख दिया गया था, और क्या क्राइटेरिया दिया गया था क्लासिफिकेशन का? द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट द ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके पास सेल वॉल है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल, सभी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल की उपस्थिति बताते हुए इन सभी को एक ही किंगडम प्लांट्स के अंतर्गत रख दिया गया। चाहे भले ही अन्य जो है कि अन्य कैरेक्टर डिफरेंट होते हों, इन सभी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विद द वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कह रहा है कि दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप, इन सभी को एक ही ग्रुप में रखा गया, एक साथ ग्रुप में रखा गया, विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टर, जो कि अन्य कैरेक्टर की बात करें तो उस हिसाब से अन्य कैरेक्टर में तो डिफरेंसेस शो करते हैं। और सिमिलरिटी किस में शो करते हैं? सिमिलरिटी इस बात की शो करते हैं कि इनके पास सेल वॉल की प्रेजेंस है, सेल वॉल की उपस्थिति है, जिसके कारण इन्हें हम एक साथ प्लांट्स के अंतर्गत रख रहे हैं, देयर सेल। ठीक है। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ये जो क्लासिफिकेशन था उसमें ये गलती ये हुई कि इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है इस पुराने वाले क्लासिफिकेशन में ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इन्हें विच आर द यूकैरियोटिक ग्रुप के साथ लाके रख दिया गया। पुराने वाले क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इन्हें कुछ अन्य यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रखा गया। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर, जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें आल्सो टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ भी रखा गया, यानी कि अलग अलग रखा जाना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल के साथ देखें तो ये जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और स्पाइरोगाइरा होता है मल्टीसेलुलर, इन्हें एक साथ रखा गया, प्लेस्ड अंडर एल्गी में एक साथ रखा गया, जबकि ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक फंजाई, जो पुराना क्लासिफिकेशन था वो हेटेरोट्रॉफिक फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट में डिफरेंशिएट नहीं कर सका, फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। Thus they are also show the characteristics different in their cell wall composition या फिर wall composition, यानी कि कह रहा है कि जो पुराना वाला क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई और ग्रीन प्लांट फंजाई और ग्रीन प्लांट को अलग रखना चाहिए था, पर इन्हें एक साथ रखा गया। फंजाई होती है जबकि हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, जबकि वहीं पे ग्रीन प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ, इन्हें अलग नहीं रखा गया। जबकि इनके जो सलवाल हैं, सलवाल में भी डिफरेंसेस होते हैं, सलवाल की जो कंपोजिशन है जिससे मिलकर बनी है उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं इन देयर सलवाल कंपोजिशन। फंजाई की सलवाल देखा जाए तो वो काइटिन से बनी होती है, द फंजाई हट काइटिन, फंजाई की सलवाल बनी होती है काइटिन से।
और जो है कि ये जो प्लांट है उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। यानी कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी है, और वहीं पे प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक सेल वॉल है, यानी कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर कंसीडर, अगर इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया जाने लगे, अगर हम लोग कंसीडर करने लगे, द फंजाई वेयर प्लेस्ड इन द सेपरेट किंगडम, तो इस तरह हमें फंजाई को एक सेपरेट किंगडम देना होगा, एक सेपरेट किंगडम में रखना होगा, उसे कहते हैं किंगडम फंजाई। और ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे, ऑर्गेन्स वेयर ग्रुप टुगेदर इन किंगडम मोनेरा, सभी प्रोकैरियोट के लिए एक अलग किंगडम मोनेरा देना पड़ेगा, या फिर मोनेरा दिया गया। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुए उनके लिए प्लेस इन द किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, और क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा विच आर अर्लियर प्लेस इन एनिमल किंगडम विच लेक सेल वॉल। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो प्रोटिस्टा में कुछ लोग आएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ मैं पहले से ही, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लेस इन द प्रोटीन, उसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिखा है वो हो जाएगा प्रोटिस्टा वाला ग्रुप। प्रोटिस्टा में कौन कौन आएगा, देखिए सी आते हैं प्लांट से आते हैं, और पी आते हैं आपके एनिमल से। सी यानी कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि पहले रहते थे एल्गी में विद इन द प्लांट्स के ग्रुप में, जो एल्गी ग्रुप था उसमें ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला रहते थे हैं। तो वहाँ से निकाल के इसे रखा गया है प्रोटिस्टा वाले में, हैज़ ब्रॉट टुगेदर। अब वहाँ से चले आए हैं, जब हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को एक साथ हमने रखना प्रेफर किया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के लिए अलग किंगडम बनाया जाए। जब ऐसा किया गया तब ये प्लांट से चले आए हैं, प्लांट एंड बोथ हैविंग द सेल वॉल। फिर देखिए ये जो पैरामीशियम और अमीबा हुआ जिसमें कहा गया था कि इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो इन्हें एनिमिलिया में रखा जाएगा, विच वेयर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, जो कि पहले एनिमल किंगडम में रहते थे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल की कमी थी। पैरामीशियम और अमीबा ये भी चले आए हैं अंडर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में चले आए, यानी कि सीसी यानी कि जो सीसी नहीं होती दारू पीने वाली, सीसीपीए से थोड़ा सा याद करने के लिए है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और पैरामीशियम और अमीबा एक साथ आ गए हैं, जिसमें से क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला प्लांट के अंतर्गत जो एल्गी रहती थी वहाँ पे थे, और क्यों वहाँ पे उसे रखा गया था, ये कहकर कि इसके पास है सेल वॉल है। और पीए का मतलब कि अमीबा और पैरामीशियम, ये जो एनिमिलिया में रखते थे इन्हें हम, और क्यों रखते थे, क्योंकि हम लोग इसे कहा गया था कि इनके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए एनिमल किंगडम में रहेंगे। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेन विच आर अर्लियर क्लासीफाई वेयर प्लेस इन द डिफरेंट किंगडम। वही बात कह रहा है कि पहले इन्हें अलग अलग किंगडम में रखा जाता था, डिफरेंट किंगडम में रखा जाता था, पर अब इन्हें एक ही किंगडम में रखा गया है। कारण ये है कि जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज, ये जो हमने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन हमने चेंज किया है, इसी कारण इन्हें अब हमने अलग अलग ग्रुपों में रखना स्टार्ट कर दिया है, जो कि स्टडी के पर्पज़ से अच्छा होगा। दिस काइंड ऑफ चेंजेस, कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में भी, आने वाले फ्यूचर में भी इस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। टू डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम जो है कि इम्प्रूव करते जाएंगे, क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव करते जाएंगे, और नए नए किंगडम आते जाएंगे। एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि ये देखना कि इनके पूर्वज पहले क्या थे, फिर उनके पूर्वज पहले क्या थे, ये किस पूर्वज से आए हैं, इन सभी चीज़ों को देखना। एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी रखा गया कि इसे भी देख लीजिए। ऐसे ही कह रहा है कि ऐसा होता रहेगा जब हम फ्यूचर में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी कैरेक्टर्स को लेकर। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैड बीन इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली मार्फोलॉजिकल, यानी कि कह रहा है कि
ओवर पीरियड समय के साथ over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflected not only morphological, हमने ऐसे क्लासिफिकेशन को जन्म दिया है जिसमें केवल मार्फोलॉजिकल ही नहीं, मार्फोलॉजिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी एंड आल्सो फिजियोलॉजिकल चीज़ों फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखा गया है। इट बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन के दौरान यानी कि जब उनके पूर्वज क्या थे तो ऐसे रिलेशन को जब देखते हैं तो उसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखना। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, यहाँ पे हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, और द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन को दिए हैं, व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए इसमें से हम लोग 3 को पढ़ेंगे। द किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमिलिया कॉमनली कन्फर्म एज द प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली, मतलब कि आने वाले अगले चैप्टर में तीसरे और चौथे चैप्टर के लिए इनके लिए एक अलग ही पूरा चैप्टर दे दिया गया है। उन चैप्टर में हम लोग प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम की स्टडी करेंगे। एनिमल किंगडम की अब आते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में क्या है? बैक्टीरिया आर दोज मेंबर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा की अगर हम आत्मा कहें, मोनेरा की आत्मा क्या हो सकती है? मोनेरा की आत्मा, ये देख रहे हैं, बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये मोस्ट एबंडेंट होंगे। मोस्ट एबंडेंट होने का मतलब कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। ऑर्गेन बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह पाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल सॉइल, यानी कि सैकड़ों बैक्टीरिया, अगर एक मुट्ठी अगर आप सॉइल ले लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट लगभग हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट। एक्सट्रीम हैबिटाट मतलब होता है कि ऐसा हैबिटाट, ऐसा जगह जो कि रहने के लिए, नॉर्मली रहने के लिए नहीं उपयोगी होती है, यानी कि यहाँ पर किसी लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वैसी जगहों पर भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। दे आल्सो लिव इन, ये बैक्टीरिया जो हैं दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग में गर्म जल के झरनों में, हाँ, डेजर्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, स्नो में यानी कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हो वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, डीप ओशियन के अंदर आप जितने डीप जाते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, और ऐसी जगहों पे हमें बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ऐसी जगहों पे हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पे कि कुछ लाइफ फॉर्म ही हमें सर्वाइव करने को मिलती है, वहाँ पे ये अबेंडेंट मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन, यानी कि ऑन द ऑर्गेनिज्म एज द पैरासाइट। इन्हीं बैक्टीरिया में से कुछ तो, मैनी ऑफ देम, इन्हीं बैक्टीरिया में से कुछ तो, इन माने अंदर, ऑन माने ऊपर, यानी कि अंदर यानी कि शरीर के अंदर, ऑन माने कि ऊपर, शरीर के ऊपर, पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जा रहे हैं या फिर पाए जाते हैं। यही बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में भी पाए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी। बैक्टीरिया है जो कि इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रुप किया गया है 4 कैटेगरी में। ऑन द शेप के आधार पे, बेसिस क्या रखा गया है कि शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में, 1 2 नहीं टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्पेरिकल शेप, अगर स्पेरिकल शेप है तो उसे कोकस कहते हैं, और प्लूरल फॉर्म में जो है कोकाई। स्पेरिकल शेप कोकाई, रॉड शेप बैसिलस। एक सिंगल बैक्टीरिया के लिए जो कि बैसिलस अगर रॉड शेप का है तो हमने उसके लिए बैसिलस शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर प्लूरल की बात करें तो बैसिलाई हैं, प्लूरल बैसिलाई, यानी कुछ स्पेरिकल हैं, गोल हैं, कुछ हैं होंगे रॉड की तरह जो दिखेंगे उसे बैसिलस कहेंगे, और ढेर सारे रॉड के शेप के हैं तो उसे बैसिलाई कहेंगे। एंड कॉमा शेप, अगर कॉमा शेप हैं तो विब्रियम कहेंगे, प्लूरल जो है कि विब्रियो है, विब्रियो जैसे विब्रियो कॉलरा का होता है बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप है, अगर स्पाइरल बाइंडिंग जैसे जानते हैं ऐसे स्पाइरल शेप है, यहाँ पे ये स्पाइरल दिया है, स्पाइरल शेप है। स्पाइरल बाइंडिंग से आपको
स्पायरल बाइंडिंग से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं कि अगर स्पायरल शेप का है तो उसे स्पायरलम कहते हैं और स्पायरला है प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे दिया है कुछ कुछ डिफरेंट शेप दिया है बैक्टीरिया की। अगर कोकाई अगर स्फेरिकल शेप है तो उसे कोकाई कहते हैं, ये प्लूरल फॉर्म है। एक को सिंगल को कहेंगे कोकस। यहाँ पे रॉड शेप है तो बैसिलाई कहेंगे, एक सिंगल को बैसिलस कहेंगे। यहाँ पे स्पोर दिया है। देखिए एनसीईआरटी की खासियत है कि आप हमें जो है कि जो पिक्चर है, जो इमेज दिया गया है, फिगर जो दिया गया है, उन फिगरों के को कहाँ लेबलिंग जो की गई उसे भी हमें याद ही रखना होगा। ये जो गोल सा है उसे स्पोर कह रहे हैं। यहाँ पे स्पाइरल शेप है तो स्पाइरुलम है, स्पाइरल शेप है तो सिंगल है तो स्पाइरुलम है, प्लूरल है, ढेर सारे हैं, 2-3 है तो स्पाइरला लिखा है। और यहाँ पे जो धागे जैसी संरचना है उसे फ्लैजिलम कह रहा है, धागे जैसी जो संरचना है उसे फ्लैजिलम कह रहा है। कॉमा शेप होता है विब्रियो, कॉमा शेप होता है विब्रियो। अगर कोई एक कामा वाला बैक्टीरिया होता है तो उसे हम विब्रियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Thus the बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन वेरी सिंपल। जो बैक्टीरिया कह रहा है कि बैक्टीरिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। ये 3 बातें एक साथ बोलें। 3 बातें ये हैं कि बैक्टीरिया में क्या क्या है सिस्टम। बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर तो वेरी सिंपल रहेगा, सिंपल इन स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर वेरी कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ से आप हमें बोलना है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये एक तरह से बैक्टीरिया को पूरी तरह से या फिर बताने का एक तरीका है। अगर पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। दस द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इन सिमिलर स्ट्रक्चर जो है सिंपल रहेगा, सिंपल स्ट्रक्चर तो सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर अन्य ऑर्गेनिज्म से तुलना की जाए तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। बैक्टीरिया आल्सो ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और बैक्टीरिया जो है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करती है। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पे बात करेंगे। ऑटोट्रॉपिक यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक ये देखिए यहाँ पे जब नीट के किसी टेस्ट पेपर में अगर आप बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना रहे हैं या ऑर्गेनिक। यहाँ पे लिख देगा एक तो ना, एक स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कौन सा इसमें गलत है। बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे लिख लीजिए, याद रहेगा। दे में बी फोटोसिंथेटिक, वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। बैक्टीरिया हो सकता है कि लाइट की प्रेजेंस में अपने भोजन को बनाए तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, या फिर किसी केमिकल से सिंथेसिस कर रहा है तो उसे कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक, और ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो किसी अन्य डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, या फिर दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड के लिए दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि बैक्टीरिया का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, और चौथी बात यहाँ पे है मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये बातें एक बार मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ। ये बातें इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि ये इम्पॉर्टेंट है भाई। आप किसी एग्ज़ाम की बात कर लें भाई, नीट के जितने भी कोचिंग टेस्ट पेपर कराती हैं, सभी टेस्ट पेपर में ये अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इनसे क्वेश्चन बनना तय है, इनसे क्वेश्चन बनना तय है। अगर नीट के प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उनमें इससे क्वेश्चन बनना तय है। अगर एनसीईआरटी इस चैप्टर बन रहा है तो तय ही समझिए। हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में ये चार बातें हैं। बैक्टीरिया सिंपल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, यानी कि जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी काफ़ी फैली हुई है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं। यही चार बात याद रखिए बातें। और
यहाँ पे एक्सप्लेन एक बार फिर से कर देते हैं। हो सकता है बैक्टीरिया एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को समझाने का ये है ना कि देखिए बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में अपना भोजन इनऑर्गेनिक से बना रहे हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी कि लाइट के प्रेजेंस से अपना भोजन बना रहे हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक यानी कि केमिकल की उपस्थिति में भी भोजन बना ले रहे हैं। और ज़्यादातर बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया ज़रूरत पड़ रही है तो वो दूसरों के ऊपर भी रहकर या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी रहकर काम चला ले रहे हैं, यानी कि उन्हें भोजन की कमी नहीं होने वाली। केमिकल से कहो तो केमिकल से बनाएंगे, इनऑर्गेनिक से कहो तो इनऑर्गेनिक से बनाएंगे, लाइट दे दो तो लाइट से बना लेंगे। अगर कुछ नहीं मिला तो किसी दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर है, कुछ सड़ रहा है तो वहाँ से भोजन ले लेंगे। आगे चलिए, देखिए अब आ गया है आर्की बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ये देखिए, कार्ल वूज ने जो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, कार्ल वूज ने जो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कहा था कि मोनेरा को मैं 2 डोमेन में बांटता हूँ, डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकंड और डोमेन थर्ड। नहीं, मोनेरा को तो 2 में बांट दिया, डोमेन फर्स्ट और डोमेन सेकंड में, और जो तीसरा डोमेन था उसमें कहा कि हम तीसरे डोमेन में सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिल्स को रखेंगे। ठीक है, ये रिकॉल करने के लिए बातें चल रही हैं। उसमें जो डोमेन फर्स्ट था उसमें आर्की बैक्टीरिया रखा, डोमेन सेकंड जो था उसमें यू बैक्टीरिया रखा, और डोमेन थर्ड में जो है कि सभी यूकैरियोट्स को रखा। उसी डोमेन फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या क्या कैरेक्टर हैं, क्या क्या आर्की बैक्टीरिया है, उसकी बात कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया दीज बैक्टीरिया आर स्पेरिकल, नहीं सॉरी स्पेशल। ये बैक्टीरिया हैं स्पेशल। एक बार फिर से वही आर्की बैक्टीरिया को चालू करते हैं। आर्की बैक्टीरिया दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ मोस्ट हार्श हैबिटाट, यानी कि हार्श हैबिटाट, कठिन परिस्थितियों में रहने वाला एक हमें बैक्टीरिया मिला है जिसे हम लोग कह रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। कठिन परिस्थितियों में रहने वाला, देखो आर्की बैक्टीरिया के कुछ लोग हैं जो साल्टी एरिया में हमें देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जहाँ नमक का ढेर लगा वहाँ पर मिलेंगे, और ऐसे आर्की बैक्टीरिया को कहेंगे हेलोफाइल्स। और उसी के अलावा एक आर्की बैक्टीरिया के कुछ और लोग हैं, हार्श हैबिटाट में रहने वाले लोग हैं, हॉट स्प्रिंग में, यानी कि गर्म जल की झरनों में, जिसे कहेंगे थर्मोएसिडोफिल्स। पहला हेलोफिल्स, दूसरा है थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, और तीसरा है आपका जो कि मार्सी एरिया में, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे मीथेन गैस का बहुत ज़्यादा निकल रहा है, जहाँ पे नॉर्मल लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकती, वहाँ पे भी पाए जाएंगे बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप जिसे हम कहेंगे मीथेनोजन, बैक्टीरिया बोले तो मीथेनोजन। उन्हें मीथेनोजन्स कहेंगे। आर्की बैक्टीरिया, ये देखिए ये रहा हमारा आर्की बैक्टीरिया, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होती है। आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से कैसे अलग है? तो आर्की बैक्टीरिया में उसके सलवाल में कुछ होता है विशेष, ऐसे ही याद रखेंगे आप लोग। देखिए सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है। सेल वाल, इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन में कोई परेशानी नहीं है, ये जो सेल वाल है, सेल वाल में होता है कुछ विशेष। सेल वाल में लगाइए स्टार है। परिवर्तन कहाँ है? सेल वाल में है। लिखा है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग द डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर। इसमें जो है कि बदलाव हुआ है, इसके सेल वाल स्ट्रक्चर में बदलाव के कारण इसके पास ये पावर आ गई है कि ये वहाँ पर रहेगा जहाँ पे कोई अन्य बैक्टीरिया या फिर लाइफ फॉर्म हम नॉर्मली नहीं देख सकते, वहाँ पे ये रहने वाला है, और इसका नाम रखा गया है आर्की बैक्टीरिया। परिवर्तन कहाँ है, बदलाव कहाँ है, या फिर जो स्पेशल पावर मिली कहाँ है, वह मिली है सेल वाल स्ट्रक्चर में। एंड दिस फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, और ये जो फीचर है इसे एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए सूटेबल बनाता है। मीथेनोजन प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। मीथेनोजन जो है एक बैक्टीरिया जो है, ये तो इतना एंड कंपनी का है कि ये जो रूमिनेटिंग यानी जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बैफेलो हो गया, देखेंगे तो जो ऐसे मुंह चलाते रहते हैं, खाना बैठे रहेंगे पर मुंह चलाते रहेंगे, खड़े रहेंगे पर ऐसे उनका मुंह चलता रहेगा, वैसे एनिमल को रूमिनेटिंग एनिमल कहते हैं, रूमिनेट एनिमल्स।
ऐसे एनिमल्स की गट में, जो उनकी गट होती है, यानी कि भोजन वाला रास्ता गट में पाए जाते हैं। देख रहे हैं मिथेनोजन कहाँ कहाँ रह रहा है, गट में रह रहे हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। और ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया कौन वाले, आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजन वाले, ये बायोगैस के प्रोडक्शन में के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि ये बायोगैस बनाते हैं। फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल, यानी कि जो गोबर रहता है उससे मिथेनोजन बनाने का काम करते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।